Hello student, good morning. Myself Chandrasekhar Meena, Assistant Professor Government College केलवाड़ा। आज जो हमारा टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए। इंडियन इकोनॉमी वाला जो सेकंड पेपर है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो एक बार हम इन विशेषताओं को देख लेते हैं और फिर इसके बाद डिटेल से चर्चा कर लेंगे इन बिंदुओं के ऊपर। तो जो सबसे पहला और मुख्य पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं में पहला जो है प्रति व्यक्ति निम्न आय का स्तर, दूसरा है कृषि का निम्न स्तर, अगला है जनसंख्या उच्च वृद्धि दर, खुली बेरोजगारी पर रोजगार की बहुतायत, पूंजी निर्माण का निम्न स्तर, संपत्ति के वितरण में असमानता, उत्पादन तकनीक का निम्न स्तर, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना, आधारभूत ढांचे की कमी, जीवन का निम्न स्तर, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रतिकूल जनांकीय विशेषताएं, आर्थिक संस्थाओं के संगठन का अपर्याप्त विकास। ये कुछ विशेषताएं हैं। इस प्रकार से 4 तो ये हो गई और 5 ये, 9 और 4, तो लगभग 13 विशेषताएं हो गई टोटल। तो हम इनका थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं इनके ऊपर। कई बार कोटा विश्वविद्यालय द्वारा बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता रहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो ये 13 बिंदु हो गया। अब इनमें थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। प्रति व्यक्ति निम्न आय, जैसा कि आप सबको विदित है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी निम्न है, अन्य देशों की तुलना में निम्न है। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने का फॉर्मूला टोटल इनकम ऑफ द कंट्री एंड द डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम है। एक बार किसी भी देश की विकास के लिए ये जरूरी है कि उस देश के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो। जब प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो देश का अधिक विकास होगा, लोगों को अधिक सुरक्षा महसूस होगी। सामान्यतः देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत निम्न है। प्रति व्यक्ति आय के डाटा कई प्रकार के, जैसे एनएसओ भी निकालती है अपने एसएसओ, और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं भी राष्ट्रीय आय की गणना करती है। अपने तो यहाँ एनएसएसओ, भारत में एनएसएसओ इसकी गणना प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष करती है। दूसरा जो है कृषि का निम्न स्तर। भारत में कृषि लगभग 60 से 70% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। फिर भी हमारे यहाँ जो कृषि का स्तर है वो काफ़ी निम्न है। निम्न इस तरीके से है कि यहाँ जो जिस प्रकार से जो जोते हैं वो काफ़ी छोटे जोते हैं, और यहाँ जो मशीनीकरण का उपयोग किया जाता है बहुत ही कम स्तर पर किया जाता है। अन्य देशों की तुलना में यांत्रिकरण बहुत कम है। गुणवत्ता जो होती है वो भी विश्व व्यापार के लायक कम होती है। कुछ ही फसलें हैं जो विश्व व्यापार में कृषि में विश्व व्यापार में टिक पाती है, अन्यथा प्रोडक्शन है वो भी लो क्वालिटी का होता है, निम्न स्तर का होता है। थर्ड है जो जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर।
जैसा कि आप सबको विदित है कि भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और सबसे बड़ा देश अब शीघ्र ही बनने वाला है। इसका यही कारण है कि भारत में जनसंख्या और दर अत्यधिक है। खुली बेरोजगारी पर रोजगार की बहुतायत, बेरोजगारी अत्यधिक है, रोजगार के साधन बहुत कम है, तो बेरोजगारी ज़्यादा है और रोजगार बिल्कुल कम है। अगला जो पॉइंट है पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। पूंजी निर्माण से मतलब यहाँ है ये है कि यहाँ जो मशीनरी है वो काफ़ी कम बनती है। भारत में सारी मशीनरी बाहर से ही इम्पोर्ट की जाती है, तो पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। ऐसी मशीनें भारत में कम बनती हैं और उद्योगों में भी कम है जिनसे कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। संपत्ति के वितरण में असमानता। अभी जो राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की चर्चा कर रहे थे, वो निम्न तो है भारत में, निम्न से अब मध्यम इस वर्तमान में मध्यम आय वाले देशों में भारत है। पर साथ ही उससे भी बड़ा खतरा ये है कि भारत में जो संपत्ति का वितरण है वो बिल्कुल असमान है। कुछ परसेंट लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति है और ज़्यादातर निम्न वर्ग लोगों के पास न्यूनतम संपत्ति है। बंटवारा संपत्ति का समान नहीं है ये भारत। अगला जो उत्पादन तकनीक का निम्न स्तर। कोई भी प्रोडक्शन करना हो तो उसकी तकनीक भी काफ़ी निम्न है। जो पैटर्न है काफ़ी पुराने फॉलो किए जा रहे हैं अभी तक भी। मशीनरी जो है जो भी काफ़ी पुरानी है। अगला है जो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाना। जितने भी भारत में प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं उनका पूर्ण क्षमता पर उपयोग नहीं हो पा रहा है। वो कई चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भी आज काफ़ी कम उपयोगिता पर ही उपयोग हो जाते हैं और संसाधन जो है भारत में उनका उपयोग काफ़ी कम हो पा रहा है। आधारभूत ढांचे की कमी। आधारभूत ढांचे की भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी कमी है। आधारभूत ढांचे के अंतर्गत बिजली, सड़क, पानी, जो बेसिक सुविधाएं हैं किसी भी देश में आवश्यक, वो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। तो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत सड़कों के निर्माण जो अब गति से हो रहे हैं, तो पहले तक तो आधारभूत ढांचे की बहुत कमी थी, किंतु अब वर्तमान समय में इनमें चेंजेज आया है सभी में। अब भारत ने भी लगभग आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया है। फिर भी हम विश्व के अन्य देशों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में इससे भी काफ़ी पीछे हैं। जीवन का निम्न स्तर। भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर मध्यम प्रकार का है, अब मध्यम प्रकार का हो चुका है। निम्न स्तर पहले की विशेषता रही है, पर किंतु जो लोग अभी भी झुग्गी बस्तियों में और अत्यधिक गरीब है, वो उनका जीवन स्तर अभी भी निम्न बना हुआ है, उसके लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। मानव पूंजी से मतलब है जो ह्यूमन कैपिटल। मानव पूंजी एक तो पूंजी होती है पूंजी निर्माण, एक होती है मानव पूंजी। मानव पूंजी मतलब ह्यूमन है वो कितना स्किल्ड है, कितना कुशल है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वो मानव पूंजी होती है। तो यहाँ जो इस लेबर है जो इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है, तो इसकी निम्न गुणवत्ता है। मानव पूंजी जो है निम्न है गुणवत्ता वाली अभी भी बनी हुई है। इसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्रोडक्ट है वो भारत में नहीं बन पाते हैं। प्रतिकूल जननांकीय विशेषताएं। प्रतिकूल जननांकीय विशेषताएं हैं, कई सारे
जैसे सेक्स रेशियो है भारत में बहुत कम है, लिंग अनुपात में बहुत कम है। इसके बाद हम चर्चा करें घनत्व की, तो बहुत सारे एरिया में बहुत अत्यधिक घनत्व है। क्षेत्रफल कम और जनसंख्या अत्यधिक, जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या असंतुलित है। गांव से सिटी की ओर पलायन कर रहे हैं। सिटियों में भी रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर हैं अत्यधिक बढ़ रही हैं। तो जनांकीय विशेषताएं प्रतिकूल हैं। आर्थिक संस्थाओं के संगठन का पर्याप्त विकास। भारत में ऐसे कोई प्रतिष्ठित आर्थिक संस्थाएं नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नीति आयोग योजना आयोग को छोड़कर, और उनका भी ही विकास में योगदान आरबीआई को छोड़कर अन्य संस्थाओं का ना के बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए उसकी विशेषताओं को भी विकसित करना चाहिए। इतनी सारी विशेषताएं हैं, तो हम किसी भी विशेषताओं में भयंकर सुधार या ऐसे कोई विशेषता नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था की जिससे कि यहाँ लोगों का विश्व पटल पर लोगों का ध्यान आकर्षित हो। तो ये इनका आप जो भारतीय विशेषता की प्रमुख विशेषता है, इन पॉइंटों को आप देख लें एक बार अपनी पुस्तक वगैरह में और इसको तैयार कर लें। हर साल इसका एक प्रश्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में आता है। थैंक यू।